हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इससे हर बार लगभग जेई मेंस, नीट, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर जगह ही पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं आगे पढ़ाने वाले हूँ। हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम लोग जानते क्या है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का रेट क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेट इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या जानते हैं इससे कि रेट कांस्टेंट भी उसी तरह होता है। तो रेट कांस्टेंट, ठीक है, जिसको के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से। ओके, तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि रेट इक्वल टू क्या होता है, पहले पढ़े होंगे आप लोग कि K इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, जो कि ऑर्डर होता है। और ये क्या होता है, यही एक होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ओके, ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गया होगा। और हम लोग जानते हैं कि जनरली बोला जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस, थ्योरी के हिसाब से, कि 10 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को बढ़ाने से तो ये जो रेट कांस्टेंट होता है अप्रोक्सीमेट डबल होता है। ओके, हम लोग लिख क्या सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से, यहाँ पे एक पॉइंट में लिख लेना, यहाँ पे पॉइंट में लिख लेना है क्या कि तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन रेट कांस्टेंट आल्सो डबल से। ओके, मींस टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन का, वो भी दोगुना, लगभग दोगुना हो ही जाता है। ओके, ये थ्योरी से आया। ओके, तो अगर हम लोग जानना चाहें कि एक्चुअली में कितना डिपेंडेंट होता है, कैसे एक दूसरे के बीच में रिलेशन होता है, के और टी के बीच में, यानी कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में कैसे रिलेशन होता है, तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्हेनियस थ्योरी या फिर आर्हेनियस इक्वेशन। ओके ओके, तो मेरा आर्हेनियस इक्वेशन कहता क्या है, देखिए इसमें कहता है कि K इक्वल टू A इंटू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये इक्वेशन आया कैसे, ये समझना है हमको। ठीक है, इसके बिहाइंड में थ्योरी जो है वो समझना है। ओके, अब पहले जान लेते हैं कि इसमें K, A, E, ए टू द पावर A, ये सब क्या है, आर टी, इस सब के बारे में हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारा चीज लिख चुका है कि K क्या है, रेट कांस्टेंट है, A क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसको हम लोग बहुत तरह के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जैसे अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। E क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ओके, E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, तो आप लोग A को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और इसका और भी बहुत तरीके से जाना जाता है, जैसे A को फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहा जाता है, ठीक है, और भी बहुत तरह के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, आर्हेनियस फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी अगर नाम रहता है तो उसको कौन सा बोलते हैं इस इक्वेशन में, ए। ओके, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो कि आईआईटी जेईई मेंस में आ भी चुका है, कि के और टी के वर्सेस एक ग्राफ बनाइए, तो ठीक है, तो इस ग्राफ को कैसे दर्शाएंगे। ओके, तो देखिए बना, तो कैसा ग्राफ होगा मेरा, देखिए यहाँ पे बना दिया मैंने के वर्सेस टी का, कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, तो इसको थोड़ा सा अब नजर में रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि ये टर्म जो k इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये जो टर्म है ये कहाँ से आया है, वो किस थ्योरी से आया है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये थ्योरी कॉलिजन थ्योरी से आया है। ओके, तो कॉलिजन थ्योरी कौन सा थ्योरी है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इसमें दो चीज आते हैं, तो तब हम लोग पढ़ेंगे अब कि कॉलिजन थ्योरी है क्या। कॉलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे कि कैसे ये कॉलिजन करके एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे चेंज होता है, एक रिएक्टेंट या फिर कितना रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं जिससे हम लोग समझेंगे। तो इस रिएक्शन में देखिए A2 और B2 मिलके दोनों क्या बना रहे हैं, 2AB।
ओके, ये एनसीईआरटी का इक्वेशन है, इजिली इक्वेशन है। ओके, तो देखिए A2 और B2 दोनों का एक अपना अपना मॉलिक्यूल होगा, वो दोनों आपस में कोलिजन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो कि AB है। तो वो कैसे कोलिजन किस किस तरह हो रहा है, बहुत सारे तरफ का कोलिजन होता है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता तो सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स, जितना भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, इसके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल, इसके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स, तो ये सब सभी मिलके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते, यानी कि मेरा रिएक्टेंट पूरी तरह खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बन जाता है। तो बच कैसे जाता है वो डिपेंड करता है कि कैसे कॉलिजन हो रहा है, कितना एनर्जी है उसके पास, तो इस सब बात पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहां से क्या पता लगाए कि सभी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन नहीं करते, कुछ करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते, और सभी कॉलिजन करेंगे भी तो उसमें भी कंडीशन होता है कि कौन कैसे कॉलिजन कर रहा है। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि पॉइंट यहां पे मैं लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है कि नॉट ऑल द कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर सो इफेक्टिव दैट गिव्स प्रोडक्ट, यानी कि सभी रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ बच ही जाते हैं। तो वो क्यों बच जाते हैं मैं आगे बताता हूं। तो मैंने क्या समझा कि इसमें एक कोलिजन होना चाहिए, जो कि कोलिजन किस टाइप का होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या मैटर करता है, उसका ओरिएंटेशन मैटर करता है कि किस तरह से वो आके आपस में कोलिजन कर रहे हैं। तो वो ओरिएंटेशन कैसा कैसा हो सकता है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने इफेक्टिव कोलिजन के लिए वो मतलब मिनिमम 3 बना दिए हैं। तो देखते हैं ये तीनों में से कौन सा इफेक्टिव कोलिजन है। तो पहला देखिए कि ऊपर में कि ए मिलके दोनों आपस में क्या कोलिजन कर रहे हैं, बी, है ना। यहाँ पे देखिए कि ए मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में बी के साथ कोलिजन कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या सही है, इसको ये तो नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ए छूट जा रहा है, एक बी छूट जा रहा है, प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हुआ, इफेक्टिव नहीं है। तो ये देखिए अब ए ऊपर से आ रहे हैं और बी यहाँ, ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे, लेकिन देखिए बी एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, अलग शेप में है, ये अलग शेप में, तो ये भी इफेक्टिव नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ए और ये बी क्या हो रहा है, आपस में हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं। तो हेड ऑन कोलिजन जो होता है वो इफेक्टिव कोलिजन होता है। तो इससे हम लोग क्या कंडीशन लगाएं कि हेड ऑन कोलिजन, कौन सा कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। अगर हेड ऑन कोलिजन होता है तो वो क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है। तो इसके लिए कंडीशन याद हो गया क्या, हेड ऑन कोलिजन होने से इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। ओके, तो अब याद रहेगा कि हेड ऑन कोलिजन को कौन सा कोलिजन बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। तो यही अगर मान लीजिए अपने एक्सिस में आ रहे हैं तभी हेड ऑन कोलिजन होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिनियरली कर रहे हैं कोलिजन। ओके, तो इस जो टॉपिक हुआ तो इसमें क्या बैरियर आ रहा था मेरे इफेक्टिव कोलिजन के लिए, ओरिएंटेशन मैटर कर रहा था। क्या मैटर कर रहा था, ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ओरिएंटेशन बैरियर। ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा था कि अगर मान लीजिए ओरिएंटेशन अच्छा से नहीं रहेगा तो हम लोग का कैसे होगा कि हम लोग कैसे मान लेंगे कि ये एक अपने में कोलिजन सही कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मैटर किया, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन मैटर किया। अब दूसरा क्या मैटर करता है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा है एनर्जी बैरियर। तो यहाँ पे कैसे आया कि एनर्जी बैरियर, एनर्जी कैसे मैटर करता है कोई भी रिएक्शन को होने को। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाता हूँ जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगर आप गौर से देखोगे एनसीईआरटी में तो ये ग्राफ अगर आपको दिखता है कि, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है कि एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि रिएक्टेंट यहाँ पे है और प्रोडक्ट यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए चैनलाइज होने के लिए। ओके, अब प्रोडक्ट वो एनर्जी ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए एक मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसे कौन सा एनर्जी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए
यानी कि प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए रिएक्शन को स्टार्ट तो कर सकते हैं थोड़ा सा एनर्जी देके, लेकिन वो प्रोडक्ट में चेंज हो तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं कि रिएक्टेंट को जो एनर्जी दिया जाता है एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो उस हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो कि क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको EA से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये देखिए, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि यहां से ये कितना जूल है, 10 जूल। ओके, और ये कितना जूल है, यहां से ये है 50 जूल। ओके, तो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी EA क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 यानी कि 40 जूल। यानी कि 40 जूल मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए होंगे आप कि एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। तो यहां से जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करता है तो ये जो है ये प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है, प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है। तो समझ गए यहाँ। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट और चेंज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मतलब कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करने में, अगर स्टार्ट करने में मदद करे क्या, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि हम लोग इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू allow the atoms or molecules to change and to undergo the change in the chemical transformation. Okay, अब जानते हैं कि ये इक्वेशन जो k इक्वल टू ए टू पावर माइनस EA बाय RT, ये कहां से आया, यानी कि एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कहां से आया वो हम लोग समझते हैं। ये एक थ्योरी से आया है जिसका ग्राफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी के वर्सेस में ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं और उससे समझाता हूं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का। अब देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स कितना काइनेटिक एनर्जी के प्रति इसका ग्राफ बना हुआ है। तो एक इसमें जो एक ग्राफ है वो T1 टेम्परेचर का है, एक ग्राफ T2 टेम्परेचर का है। इसमें से ऊपर वाला क्या है, T1 का, ऊपर वाला किस चीज का है, T1, और नीचे वाला क्या है, T2 का, जिसमें से T2 क्या है, टेम्परेचर T1 से बड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर था जिसका हम क्या बोले थे, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोले थे, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कुछ मॉलिक्यूल्स पार कर गए। जैसे देखिए T1 टेम्परेचर के केस में ये मॉलिक्यूल्स यहां तक पास कर चुके हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का बॉर्डर था, एनर्जी बैरियर, इसको पार कर चुका है इतना मॉलिक्यूल्स। यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अब T2 टेम्परेचर में देखिए, T2 टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। देखिए मॉलिक्यूल्स बढ़ गया ना। देखिए यहाँ पे ज्यादा एरिया आ रहा है और यहाँ पे कम एरिया, यानी कि मेरा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा क्रॉस कर पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट क्रॉसेस एनर्जी बैरियर या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, तो कितना मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस कर पा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट क्रॉसेस एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी। ये थियोरेटिकली पाया गया कि e टू द पावर माइनस EA बाय RT। ओके, यानी कि इतना मॉलिक्यूल्स पास कर जा रहा है, यानी कि इतना फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट क्रॉसेस एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी को इतना मॉलिक्यूल्स पास कर जा रहा है। तो इससे क्या पता चला कि रेट जो है मेरा, रेट, तो इससे मेरा पता चला क्या क्या कि रेट जो है मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, e टू द पावर माइनस EA बाय RT, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस EA बाय RT, यानी कि रेट कांस्टेंट भी जब तब फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, e टू द पावर माइनस EA बाय RT के। ओके, तो मेरा क्या आया कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस EA बाय RT। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आता है a इंटू e टू द पावर माइनस EA बाय RT। ओके,
तो अब ये ए क्या है, ए क्या था मैंने पहले बता चुका है कि ए क्या है, आर्हेनियस फैक्टर है। क्या है, आर्हेनियस फैक्टर। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन k इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, k इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो समझ गए ये इक्वेशन कैसे आया। अब हम पढ़ेंगे कि इसका लॉगरिथमिक ग्राफ कैसे होता है और फिर इसका इक्वेशन कैसे आता है, फिर दो अलग अलग टेम्परेचर पर होते हैं तो फिर कैसे हम लोग निकालते हैं, और इसका ग्राफ, जो कि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आगे देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो मेरा इक्वेशन क्या था, k इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, तो अब इस इक्वेशन में देखिए कैसे होता है कि k इक्वल टू ए टू द पावर, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, log, तो ln k हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ln a इंटू e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, अब इसमें देखिए ln k ही रहेगा, और इधर देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्लस में हो जाता है, अंदर में अगर प्रोडक्ट होता है तो बाहर में क्या हो जाता है, प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, इतना तो लॉग जानते ही होंगे आप लोग कि देखिए ln x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए log बेस टू द पावर x e, यहाँ पे बेस क्या होता है, e, जब ln यहाँ पे लिखा जाए तो यहाँ पे बेस क्या होता है, e। ओके, और ये फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं कि ln a इंटू b इक्वल टू क्या होता है, ln a प्लस ln b। ओके, और एक फॉर्मूला लिख देता हूं ln a डिवाइडेड बाय b, इसका क्या हो जाता है, ln a माइनस ln b। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ये इतने सारे फॉर्मूले यूज करेंगे लॉगरिथमिक के। तो देखिए ln k, ठीक है, ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a प्लस, अब ये देखिए e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी बाहर आ जाएगा, इंटू ln e हो जाएगा। अब देखिए ln e मतलब log e बेस टू द पावर e। ओके, तो ये क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, तो ये इक्वेशन आ गया आपका ये, ठीक है, इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ग्राफ खींचते हैं ln k इक्वल टू ln a प्लस माइनस ई टू द पावर ई ए बाय आर, और यहाँ पे क्या है कि इंटू 1/t। ठीक है, तो हम लोग किसके प्रति ग्राफ खींचेंगे, y और x। y के यहाँ पे क्या मान लेंगे, ln k, और x यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1/t। तो इसका अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो कैसे आएगा, देखिए ये 1/t और ये क्या आ जाएगा, ln k। ओके, तो ये मेरा ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है। तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, लीनियर। तो इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, और लीनियर आएगा, बट यहाँ पे स्लोप क्या है मेरा, देखिए स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव यानी कि मेरा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग लीनियर। ठीक है, क्योंकि मेरा स्लोप क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा ये हो गया, तो ये tan थीटा यानी स्लोप, और ये स्लोप क्या है, m के बराबर है, और m क्या है, माइनस ई ए बाय आर। ओके, मेरा क्या है, माइनस ई ए बाय आर, यही क्या है मेरा स्लोप। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये याद रहेगा, ln k वर्सेस 1/t। इसका ग्राफ का हमेशा पूछा ही जाता है, एक मतलब कि एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा कि 4 ग्राफ दे देगा और ऐसे कौन सा ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए साफ पता चल रहा है, ln k इक्वल टू ln a, जो कि ये कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने c लिखा है। और यहाँ पे देखिए ये चीज वेरी कर रहा है 1/t, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल रखा है, और यहाँ पे भी वेरिएबल रखा है, क्योंकि अगर t को वेरी करेंगे तो k भी वेरी करेगा, इसलिए y इसको रखे हैं और x इसको रखे हैं। तो m क्या हो गया यहाँ पे, इसका कांस्टेंट यानी कि माइनस ई ए बाय आर। तो ये क्या हो गया, स्लोप। समझ में आ गया। अब इसी इक्वेशन को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, देखते हैं आगे कैसे लिखा जाता है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो y इक्वल टू mx प्लस c है, जिसमें से यहाँ पे ln a होगा, क्योंकि ये जो c इंटरसेप्ट, किस इंटरसेप्ट को बोलते हैं, y इंटरसेप्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे ln a क्या होगा, y इंटरसेप्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा कि ln a यानी कि a निकालिए, तो वहां से एंटी लॉग लेके निकाल सकते हैं। ओके, अब ये ln k को हम लोग तोड़ते हैं बेस 10 में, ठीक है, लॉग को बेस 10 में। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 k। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस EA बाय R, ये तो सेम है उसी तरह रहेगा 1/t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए लॉग बेस 10, ओ सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ गया 2.303 log 10a। और जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में कि ये a और k वैरी कर रहा है, मतलब कि a वैरी कर रहा है, तो इस तब तक हम लोग को क्या मानना है, a एज्यूम कर रहे हैं कि a क्या है मेरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी कि मेरा क्या है ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ए एंड ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या मान लेते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि हम लोग को एज्यूम करके चलना है जब तक हम लोग को क्वेश्चन में बोला ना जाए। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ए और ई ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को कैसे तोड़ा जाए, 2.303 दोनों एक साइड कर लिया जाए या फिर उधर ही रखें, देखते हैं। तो 2 दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हैं 2.303 से, तो क्या हो जाएगा माइनस EA बाय 2.303 R इंटू 1/t, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 2.303 से डिवाइड हो जाएगा log 10 बेस टू द पावर 8। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ सेम आएगा उसी के तरह, बस यहाँ पे क्या है 2.303 है, ठीक है। तो वहां यहाँ पे भी ग्राफ सेम आएगा, सेम वही इसी तरह आएगा, जिसमें से क्या होगा ये हो जाएगा log 10a, ठीक है। बट स्लोप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा किसके प्रति है, ये log 10k, ठीक है। अब बेस क्या हो गया यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या माने थे 1/t, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप बस चेंज हो जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 R। ओके, अब R का मान हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, R, अब R यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कैसे लिया जा सकता है, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा आइडियल गैस इक्वेशन में कि R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ये होता है। अब इसको एज यूजुअल 25/3 भी ले सकते हैं आप, ठीक है, 25/3, ठीक है, 8.314 को 25/3, ताकि जल्दी आपका सॉल्व हो जाए। और अगर मान लीजिए कैलोरी में लिखना हो तो R का मान क्या लिखेंगे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ओके, ये भी लिख सकते हैं। तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इस तरह का चीज आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट को इस एक्सप्रेशन से लिखा जा रहा है। देखिए log 10k, ये देखिए log 10k इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी, ठीक है, और टी क्या है टेम्परेचर है इन केल्विन। तो बोल रहा है फाइंड टेम्परेचर टी एट विच द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 70 मिनट्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हम लोग को इससे एक पता चल रहा है कि टी हाफ दे चुका है, और टी हाफ और के के बीच में हम लोग एक रिलेशन जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का कि क्या होता है के इक्वल टू 0.693, यानी कि ln2, इसको क्या बोलते हैं ln2 बाय के, याद होगा टी हाफ इक्वल टू क्या होता है ln2 बाय के, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे के इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। अब देखिए 0.693, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट क्या ले लेते हैं 0.7, ठीक है। तो 0.7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टी हाफ क्या है 70 मिनट्स। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 7 यानी कि 0.01 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 टू द पावर -2, ओके। यहाँ पे क्या आया 10 टू द पावर -2 पर मिनट, ठीक है। के का क्या मान आ गया 10 टू द पावर -2 पर मिनट। अब इस इक्वेशन को देखिए क्या लिखा हुआ है log 10k, तो log 10k के जगह पर क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर
4 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, क्या है? टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इसका मान क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 10 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है, बेस और तो इसलिए यहाँ पे -2 लिखेंगे और इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -12 इक्वल टू -1.2 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस कट गया तो क्या आ गया, ये देखिए ये क्या आ गया कि 12 इंटू टी इक्वल टू 1.2 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, तो ये टी का मान क्या आ जाएगा, बोलिए? टी का मान आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। तो ये टी का मान आएगा, आप अगर कटाओगे तो 1000 केल्विन आएगा। ठीक है, 1000 केल्विन। ठीक है, तो यही आंसर मेरा हो गया कि इस टेम्परेचर पे मेरा हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन विल बी 70 मिनट्स। ठीक है, अब आते हैं कि मेरा जो ये ए कैसे निकालेंगे। ये देखिए अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे आप पिछले जो इक्वेशन मैंने पढ़ाया है तो उसमें ये चीज क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/t था। ठीक, तो ये चीज क्या आएगा, लॉग, याद होगा तो log 10 बेस और ये a था ना, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, log 10a इक्वल टू 10। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, log 10 टू द पावर 10 मींस a इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 10। इतने मान होंगे एक। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि रिएक्टेंट का 30% खत्म हुआ है, 30% खत्म होने में 5 मिनट लगा है, तो अगला कितना खत्म होगा, तो इसका रेट कांस्टेंट बताइए। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे कि कितना परसेंट वेरिएबल परसेंटेज अगर खत्म हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप कैसा इक्वेशन यूज करोगे। देखिए यहां पे क्या है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log बेस टू द पावर 10 a नॉट बाय a। ये क्या है, रिएक्टेंट और a नॉट बाय a। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको दे ही दिया है, ये भी आपको दे ही दिया है, तो ये क्या हो गया टाइम, अब ये कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे तो उस हिसाब से आंसर दोगे। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे इजीली। अब आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर मान लीजिए दो टेम्परेचर पे हमको पूछे कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग रेट कांस्टेंट होगा, यानी कि हम लोग का अगर देखा जाए कि T1 टेम्परेचर लेते हैं, T1 टेम्परेचर तो क्या आता है, इसके लिए K1 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे। तो मान लीजिए अगर टेम्परेचर मेरा T1 है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, रेट कांस्टेंट K1। ठीक है, और ये T2 है टेम्परेचर, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2। ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच में कैसे रिलेशन होगा, देखिए हम लोग पहला इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या था, देखिए T1 टेम्परेचर के लिए कौन सा इक्वेशन आएगा। T1 टेम्परेचर के लिए अगर इक्वेशन लिखने जाएं तो log 10 K1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस EA बाय 2.303 R T1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस log 10 A, ये तो कांस्टेंट रहता है, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर T2 के लिए K2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log 10 K2 इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 R T2, क्योंकि दो ही चीज वेरी हो रहा है, K2 T2 और K1 T1, न कि EA और A। हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10 A। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन माइनस पहला इक्वेशन, जब ये दोनों को घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, log 10 K2 माइनस log 10
K1 और ये क्या आ जाएगा EA डिवाइडेड बाय 2.303 R T1, यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 R T2। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो पहले बता चुके हैं कि क्या है कि ये देखिए लॉग माइनस वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 डिवाइडेड बाय K1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा EA और 2.303 R, इसको कॉमन ले लिया जा सकता है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये चीज बचेगा ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये एक नया इक्वेशन आ गया जो कि आर्हेनियस का मेन इक्वेशन है, इससे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप रट के रखो, या फिर फॉर्मूला इतना तो डिराइव कर नहीं सकते एग्जाम में, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से याद रखो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा देता है कि T1 टेम्परेचर देता है और T2 टेम्परेचर देता है और एक K2 देता है, तो उससे बताता है कि एक अननोन कर देता है, तो जिसके कारण आप लोग फंस जाओगे अगर इतना दो इक्वेशन सॉल्व करोगे। टाइम बचाना है तो फिर इस इक्वेशन को याद कर लो, क्या है कि log बेस टू द पावर 10, उसमें क्या है K2/K1 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। और R के लिए भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता चुका है कि R को क्या ले सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन मोल, और क्या ले सकते हैं कि 25/3 25/3 ले सकते हैं, और अगर मान लीजिए कैलोरी पर मोल केल्विन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, तो आपको जिस क्वेश्चन में जिस हिसाब से यूनिट लिखना है वो लिख सकते हो, तो इस इक्वेशन को आप रट लो। ठीक है, अब ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एक्सेप्शन भी पाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि थ्योरी ये पूरी तरह करेक्ट है। यहाँ पे देखा गया है कि कुछ एक्सेप्शन पाए गए हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है कि रिएक्शन घट भी जाए, कहीं कहीं केस में देखा गया कि रिएक्शन घट भी जाता है, और कहीं कहीं आर्हेनियस इक्वेशन फेल कर रहा है। तो वो कैसे फेल कर रहा है एक दो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल बॉम्ब एक्सप्लोजन, सुने होंगे बॉम्ब एक्सप्लोजन, तो उसमें क्या होता है रेट अचानक बढ़ जाता है। देखे होंगे कि अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, ये रेट है और ये उसका क्या कहते हैं इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा रेट हमेशा अचानक से बढ़ जाता है। रेट अगर इसको टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर, ठीक है टेम्परेचर, तो ये क्या होता है टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है रेट अचानक इंक्रीज कर जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाने से रेट अचानक इंक्रीज कर गया, तो ये क्या हो रहा है आर्हेनियस इक्वेशन को फेल कर रहा है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि अब दूसरा एग्जांपल क्या है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन क्या है, ये देखिए बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, जैसे ह्यूमस के बारे में सुने होंगे कि मिट्टी में रह के वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, एक बहुत फेमस डिकम्पोजर है। ठीक है, तो इसका रेट कैसे होता है, ये देखिए रेट है, रेट और ये टेम्परेचर। ठीक है, इसमें कैसे होता है कि देखिए ये शुरुआती दौर में ठीक ही चलता है कि हमें आर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, अब लेकिन ये अचानक से क्या होता है डिक्रीज करने लगता है। तो ये जो अचानक से डिक्रीज करने लगा, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, तो इस इक्वेशन को याद रखिए, इस थ्योरी को याद रखिएगा कि बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि पहले तो फॉलो करता है लेकिन अचानक से वो क्या करता है डिक्रीज कर जाता है, यानी कि ये एट लो टेम्परेचर फॉलो बट एट हायर टेम्परेचर डू नॉट फॉलो। अब तीसरा है क्या कि ऑक्सीडेशन ऑफ NO, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ NO में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ NO। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, इसमें क्या होता है कि इसका एक ग्राफ इसमें भी खींच देते हैं ताकि ग्राफ से इजीली समझ में आता है। ठीक है, ये रेट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया टेम्परेचर। ठीक है, रेट और टेम्परेचर के बीच में ही हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट क्या हो रहा है घट रहा है, यानी कि ये पूरी तरह अनफॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है नेगेटिव स्लोप आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव स्लोप या फिर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो देखिए स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है और इसमें क्या हो रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ NO जब किया जाता है तो रेट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, किसके टेम्परेचर इंक्रीज होने के हिसाब से। तो इसका इक्वेशन देखिए 2NO + O2 क्या देता है
2NO2। अब तो यही इक्वेशन है जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या देखा गया है कि रेट बढ़ाने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन थे। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस ये टॉपिक कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या, कैसे रेट कांस्टेंट पर इफेक्ट पड़ता है, और आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम, मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से डीपली में समझ में आ गया होगा। और भी अगर क्वेश्चंस अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू।